खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। पार्षदों और आयुक्त में तेज हुई तनातनी, चैम्बर में नसीहतों का चला दौर। वहीं कमिश्नर द्वारा सहायक कर्मचारी पर जूता फेंकने के भी लगे आरोप। अलवर शहर में जल निकासी के चौपट हुए इंतजाम, बारिश के बाद सड़कें बन रही हैं दरिया, कई जगह दुकानों में घुसा पानी। प्रतापबंद मोक्ष धाम में अस्थियों पर तंत्र मंत्र की सामग्री मिलने से बना आक्रोश, मृतक के परिजनों की शिकायत पर पहुंची कोतवाली पुलिस। और सरहद पार मोहब्बतों का परवान चढ़ा सिलसिला, अंजू के बाद राजस्थान की ही गजल का सामने आया मामला। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में कांग्रेस के पार्षदों ने भाजपा सभापति के खिलाफ जंग छेड़ी थी और उसके बाद अलवर में सभापति उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया। अदालती और तकनीकी पहलुओं के चलते यह चुनाव समय पर होंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल तो इन्हीं पार्षदों ने आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्हें हटाने की मांग कर डाली है। वहीं कुछ समस्याओं को लेकर जब वे आयुक्त के चैम्बर में पहुंचे तो खासी बहस भी हुई। अलवर नगर परिषद में कुछ पार्षदों और नगर परिषद आयुक्त के मध्य विवाद बढ़ गया है। ऐसे में पार्षद आयुक्त के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं आयुक्त ने इन पार्षदों को नसीहत दे डाली कि वे ऐसी हरकतों के बजाय शहर के विकास में योगदान करें। जानकारी के अनुसार कुछ पार्षद अपनी समस्या को लेकर नगर परिषद आयुक्त के चैम्बर में पहुंच गए। आरोप है कि इस पर आयुक्त खफा हो गए और उन्होंने पार्षदों को अंदर आने देने के लिए अपने कक्ष के बाहर बैठे सहायक कर्मचारी को लताड़ लगा डाली, साथ ही उस पर कथित रूप से जूता फेंक दिया। इस बात से आक्रोशित पार्षदों ने कांग्रेसी आलाकमान को शिकायत की है और आयुक्त को हटाने की मांग की है। उधर पार्षद प्रीतम मेहंदीरत्ता के अनुसार आयुक्त द्वारा पार्षद पति राजू नेहा सैनी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कमिश्नर की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमिश्नर की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पवार साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पवार साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ऐसा है, मुझे पार्षदों द्वारा सूचना मिली कि आज नगर परिषद में कमिश्नर साहब द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया। मैंने पहले तो हमारे जो मनोनीत पार्षद है सुदर्शन अरोड़ा जी, उन्होंने शिकायत की। फिर राजू नेहा सैनी पार्षद हैं वार्ड नंबर 50 से, इन्होंने शिकायत की कि कमिश्नर साहब ने बड़ा ही दुर्व्यवहार किया है जो निंदनीय है, और उसकी शिकायत हमने आला कमान से कर दी है। ऐसा प्रतीत होता है ऐसा व्यवहार तो कोई 4th क्लास नहीं करता, ये तो फिर भी RS है। तो मैं इनकी घोर निंदा करता हूं और मैं आला कमान से कहता हूं कि ऐसे बदतमीज अधिकारी को तुरंत प्रभाव से इस नगर परिषद से हटा देना चाहिए। वहीं राजू सैनी ने बताया कि उनके वार्ड के निवासी ने कई बार अवैध निर्माण की शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं 5 मंजिला इस भवन से कोई भी हादसा हो सकता है। जब वे फिर से इसकी शिकायत करने पहुंचे तो आयुक्त का कहना था कि उन्हें अंदर किसने घुसने दिया। राजू सैनी के अनुसार कमरे के बाहर बैठे कर्मचारी से भी आयुक्त ने गलत बर्ताव करते हुए उस पर जूता फेंक दिया। हमारे पड़ोस में एक अवैध निर्माण का कार्य चल रहा था, जिसकी शिकायत हमारे पड़ोसी भूपेंद्र भाटिया जी ने 1.5 महीने पहले भी की थी और दिनांक 3 तारीख को भी की थी इसी महीने में, जिसकी हमने आयुक्त साहब को लिखित में एप्लीकेशन दी थी और इसमें आयुक्त साहब के साइन भी हो रखे हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि भाई हम इस पर कार्रवाई करते हैं नियम अनुसार, ठीक है। उसके बाद में कल रात्रि को उनके घर पे 2 ईंट गिर जाती है, तो उसके अगर कोई बच्चा होता तो हो सकता है वो जान से मर जाता। इन्होंने ये कहा कि राजू भाई ऐसे ऐसे ईंटें गिर रही है और ये 5 मंजिला इमारत बन रहा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने कहा था इनसे, मैंने कहा ठीक है भाटिया जी, आज अपन चल के आयुक्त साहब को दोबारा दे देते हैं। हम आज दोबारा लेटर लिख के और देने आए थे, तो आते के साथ कह रहे हैं तुमको अंदर किसने घुसने दिया। फिर वो कर्मचारी को बुलाते हैं
इधर आओ, मतलब कर्मचारी को इतनी गंदी गाली दी थी, मैं बता नहीं सकता मीडिया के सामने, मेरे को खुद को शर्म आ रही है। और उस कर्मचारी में थोड़ी सी भी अपने माँ के प्रति मान सम्मान होगा तो वो आएगा और खुल के बोलेगा। आप सीट से मत डरना, मैं कर्मचारी से कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में कहता कि भाई यहाँ से, और उसको जूता उठा के मारा कर्मचारी को। फिर मैंने कहा साहब इतने गर्म क्यों हो रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे निवेदन करने आया था। हाँ सुन लिया, तेरा निवेदन देख लिया ये, और भाई यहाँ से नहीं हो रहा काम वाम, चल। और फिर मतलब मैं कह नहीं सकता, हमने ये भी कहा था हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, और उसके बाद में कोई सुनवाई नहीं और भगा दिया बाहर। उसके बाद में मैंने हमारे सभी पार्षदों को, हमारे जितने भी नेता है जन और जो हमारे सम्मानित पार्षद है, सबों को सूचना दे दी है। यहाँ तक कि हमने जयपुर पीसीसी में भी सूचना दे दी है कि हमारे साथ ऐसा पार्षदों के साथ आए दिन अभद्र व्यवहार हो रहा है। और हमारे मनोनीत पार्षद है सुदर्शन अरोड़ा जी, इनके साथ भी अभद्र व्यवहार हुआ। उधर वार्ड 58 की पार्षद देवेंद्र कौर के अनुसार वे भी कुछ मुद्दों को लेकर पूर्व में भी धरना दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पार्षदों की बेइज्जती सहन नहीं की जाएगी। मैं आज से 2 महीने पहले यहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स लेके आई थी, मैंने धरना भी दिया था। मुझे 1 हफ्ते का समय दिया गया था कि आपके काम हो जाएंगे। उस दिन भी बात ये हुई थी कि इन्होंने भंवर जी के लिए बहुत गलत शब्दों में कहा था कि आप अपने जिससे भी करवा लीजिए, मेरा ट्रांसफर करवा के दिखाइए तो मैं मानूं कि आप हो पार्षद हो गए। आप कहेंगे मुझे नहीं पता। इन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ बदतमीजी की। जो जून में मैंने इनको कंप्लेंट करवाई थी, पूरा जुलाई निकल गई, ना तो ये फ़ोन उठाते हैं ना ये कंप्लेंट करते हैं। और आज जो नेहा जी के हस्बैंड के साथ बदतमीजी हुई है, इसके लिए हम इनके साथ पूरे हक के साथ लड़ेंगे, क्योंकि वो अकेले पार्षद नहीं है कि जो उनके साथ बदतमीजी हुई है। मैं, मेरे साथी, मेरे कांग्रेस की पूरी पार्टी, हम सब लोग नेहा जी के हस्बैंड के साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक इनको पूरे सम्मान के साथ वापस इनसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। और मेरा ये भंवर जी को निवेदन है कि इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन लें, क्योंकि आज तो एक पार्षद की बेइज्जती हुई है। हम अपने पार्षद अपनी बेइज्जती करा के इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। वहीं आयुक्त मनीष फौजदार का कहना है कि पार्षदों को झगड़ने के अलावा कोई काम नहीं है और वे शहर के विकास पर ध्यान नहीं देते। यह पार्षद सुबह 8 बजे नगर परिषद में आ जाते हैं और रात को 10 बजे तक डटे रहते हैं। कुछ नहीं, इनका रोज का ही कार्यक्रम है। कुछ न कुछ मुद्दों को लेके आपस में झगड़ते रहते हैं, कभी कर्मचारियों से, कभी आपस में, कभी जयपुर, कभी चेयरमैन के चैम्बर के बाहर, कभी मेरे चैम्बर के बाहर, कभी रोड पर। तो ये तो आए दिन इसकी प्रक्रिया है। ये आपस के झगड़ों से और आपस के सिस्टम से ही परेशान है। इनको समझना चाहिए, शहर का विकास करना चाहिए। इनके छोटे मोटे उल्टे सीधे जो आरोप हैं दिन भर लगाते रहते हैं, सुबह से शाम तक 20 आरोप लगाते हैं। तो नगर निगम और नगर परिषद चलाना कितना मुश्किल काम है। तो जिम्मेदार होना पड़ेगा इन लोगों को। शहर का विकास करना है, शहर की सफाई, अन्य व्यवस्थाओं से इनको कोई मतलब नहीं है। जो इस तरीके की चीज़ करते हैं, बहुत अच्छे पार्षद भी हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने फील्ड में भी रहते हैं, लोगों का काम करते हैं। अधिकतर पार्षद तो सुबह 8 बजे से आकर रात को 10 बजे तक भी बैठे रहते हैं, जो ना तो फील्ड में जाते हैं ना अपने घर जाते हैं। और यहाँ दैनिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं उनमें ये भाग लेने का प्रयास करते हैं। हर चैम्बर में मिलते हैं, जिस भी कर्मचारी को ये दबाव डालते रहते हैं उल्टे सीधे कार्य कराने का। तो ये क्या है कि पूरे शहर की व्यवस्था को बिगाड़ रखा है कुछ पार्षदों द्वारा। और ये फील्ड में जिनका ये काम है, विधायिका के रूप में काम है, वो काम करते नहीं हैं। ये एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करना चाहते हैं और हमेशा अपने, कुछ लोग हैं, सभी नहीं है, बहुत अच्छे काम करने वाले भी पार्षद हैं, कुछ इस तरीके के पार्षद हैं। और इनको समझना पड़ेगा, शहर का विकास करना है तो छोटी मोटी जो ये दिन भर इन चीजों से नहीं उलझना चाहिए। इन चीजों के बारे में उल्टे सीधे झूठे आरोप लगाना। कुल मिलाकर नगर परिषद के अजब हाल बने हुए हैं। फिलहाल तो आयुक्त के साथ जिन पार्षदों का विवाद तेज हुआ है उनमें अधिकांश सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के हैं। ऐसे में पार्षदों पर सुबह से रात तक नगर परिषद में ही डटे रहने का आरोप लगाने वाले आयुक्त इस कुर्सी पर कब तक टिके रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। जहां एक और नगर परिषद में विभिन्न पक्ष राजनीति करने में लगे हुए हैं, वहीं अलवर शहर में पानी की निकासी के इंतजाम पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं। शुक्रवार शाम आई तेज बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया और करीब 1 घंटे की बारिश ने नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोल दी। नाले उफान कर बह निकले और सड़कें तालाब बन गई। एटीएल ने शहर के विभिन्न स्थानों पर जाम में फंसे लोगों के बीच पहुंचकर उनके हाल जाने।
तो ये नज़ारा आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यह है भगत सिंह सर्किल का दृश्य है। पहली ही बारिश में यहाँ पर पूरी सड़कें लबालब है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आज की बारिश? ये बात है कि पहली अलवर की पहली बरसात है, लेकिन अलवर के नाली नालों की व्यवस्था इतनी खराब हुई पड़ी है कि इसकी वजह से देखो किस प्रकार पानी भरा पड़ा है और कोई संभालने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इसी व्यवस्था को शीघ्र ठीक करवाने का प्रयास करें, जिससे कि नालों की सफाई करवाएं, जिससे पानी आराम से निकल सके। आप कैसे यहाँ पे खड़े हो गए? क्या आपकी गाड़ी बंद हो गई? मेरी गाड़ी बंद हो गई, ये पानी भर गया गाड़ी में, इधर आधा फुट पानी जा रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था हुई पड़ी है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि जितने भी यहाँ पर शहरवासी हैं जो बाजार में किसी काम के लिए निकले थे, पूरा शहर लबालब होने के बाद यहाँ पर कई लोगों को परेशानी है। कुछ सरकारी दफ्तरों का सहारा ले रहे हैं तो कोई किसी दुकान में घुस रहा है। शहर में काफी लंबे अंतराल के बाद आज मानसून की पहली बारिश हुई और पूरा शहर लबालब हो गया। आप देख सकते हैं कि जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरा शहर पानी से तरबतर है और यहाँ पे जितने भी वाहन चालक हैं उनको भी बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की बारिश है? बहुत तगड़ी बरसात है। क्या कितने दिन बाद हुई है ये तो 2-3 महीनों बाद हुई है। बढ़िया बरसात है यार। जो शहर में पानी भरा हुआ है, किसकी कमी से भरा हुआ है? ये तो मालूम नहीं है, ये तो बरसात आएगा तो पानी थोड़ा घना तो ये नगर परिषद के कर्मचारी थे इसलिए नहीं बता पा रहे, लेकिन हम आपको बताते हैं तो कहीं न कहीं साफ सफाई की भी कमी रही और इसका ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते यहाँ पर जगह जगह पानी भरा हुआ है और अन्य दुकानदार भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। उधर अलवर शहर के 60 फुट रोड पर बारिश के कारण सड़क पर मानो नहर बह निकली। इस वजह से कई दुकानों में बारिश का पानी भी घुस गया। स्थानीय दुकानदार ने बताया कि नालियों पर चबूतरा बनाकर लोगों ने नालियों को ढक दिया है। अतिक्रमण के कारण इनकी सफाई नहीं होने से पानी नहीं निकल पाता। इससे सड़क का पानी दुकानों में घुस जाता है और वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाली बंद है, सारी रुकी पड़ी है, पानी कहाँ के निकले? रोड पे गोडे गोडे पानी चल रहा। तो ये तालाब बन गया, काफी पानी लग रहा है। वो काफी दिक्कत आ रही है, मोटरसाइकिल बंद हो रही है इसमें। अरे सामने की दुकान में पानी भी दुकान के अंदर घुस, दुकान में घुस गो ना अंदर, सारा मटेरियल खराब होगा उसका, वो दुकान में। तो ये पानी क्यों भर रहा है, क्या वजह है इसकी? इसमें ये नाला है जो बंद है, सारा नाला सारा बंद है। तो ये पानी रोड पे आ रहा है, जब दुकानों में घुस रहा है हेड मार के। तो ये नाले बंद क्यों हो गए, क्या कारण है? नाला में कचरा जा रहा है, ये कुछ पटरे उनकी वजह से रुका पड़ा है, कुछ रोक रखा है, पब्लिक ने क्या कर रखा है, तो यानी कि नालों को पाट रखा है। हाँ, अतिक्रमण कर रखा है एक तरह से सब। ये पानी रोड पे आएगा, रोड पे से दुकान में पकड़ेगा, रुक के निकलने को परेशान है। तो पानी को निकलने के लिए कहीं जगह नहीं बची है? जगह नहीं है, नाला ही नहीं है, नाला ही छोटा छोटा से। वहीं गायत्री मंदिर रोड, रथखाना, नंगली सर्किल, बिजलीघर चौराहा, बजाजा बाजार, घंटाघर और भगत सिंह सर्किल सहित कई जगह दुकानों में पानी घुस गया। वहीं करीब एक हफ्ते पहले गायत्री मंदिर रोड पर पानी निकासी के लिए जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने मौका निरीक्षण किया था। उन्होंने आयुक्त को पत्र भी लिखा है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। क्षेत्रीय दुकानदार शेखर सैनी ने बताया कि रात्रि को तेज बारिश के बाद दुकानों में पानी भर गया और अब वे इसे निकालने में जुटे हैं। इससे काफी नुकसान हुआ है। नगर परिषद योगेश जी मिश्रा जी आए थे, यहाँ से गायत्री मंदिर रोड पर पानी भरता है बहुत तगड़ा, जो कि दुकानों में घुस गया। दुकानों में इतनी होगी कि दुकानों में बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू मार रही थी, नाला का पानी घुस गया और नले कोई सफाई नहीं करवाते हैं। नहीं तो कुछ योगेश मिश्रा जी ने लेटर भी दिया है, योगेश में मीटिंग कराई थी हमने, उसमें लेटर दिया था। लेटर देने के बावजूद भी नगर परिषद ने कोई कार्रवाई एस्टीमेट कोई तैयार नहीं कराया। नवाना है नला बसा उसके बाद निर्णय, पर गायत्री मंदिर में इतना पानी भर जाता है कि आदमी भी डूब सकता है। अलवर में शिव महापुराण कथा संपन्न होने के बावजूद यहां लगाया गया पांडाल 11 दिन बाद भी नहीं हटा। इसके चलते शुक्रवार शाम 1 घंटे की मूसलाधार बारिश से पूरा पांडाल धराशायी हो गया और पांडाल के नीचे खड़ा सिलेंडर से भरा ट्रैक्टर भी दब गया। साथ ही कई गौवंश भी पांडाल के नीचे खड़े थे, जिन्हें देर शाम तक सकुशल बाहर निकाल लिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यदि समय रहते पांडाल को हटा लिया जाता तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। गनीमत रही कि पांडाल गिरते वक्त कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।
मामले में प्रशासन को सचेत रहना चाहिए था कि ये पंडाल टाइम से हट जाता तो ये जो जानवर इसमें दबे हैं पंडाल गिरने से वो नुकसान नहीं होता। कितने दिन का समय हो गया? लगभग 11 दिन हो गए, तो इसको हटाना चाहिए था। जो प्रशासन ने इन लोगों को स्वीकृति दी थी उस टाइम में इसको हटा लेना चाहिए था। अगर समय पर हट जाता तो हो सकता है कोई इसमें जानवर वगैरह कोई दब गए हो, वो नहीं दबते। जो सिलेंडर का एक ट्रैक्टर खड़ा था उसमें भी नुकसान हुआ है। और शायद उसमें भी हो सकता है कुछ और भी दब गया हो। जानवर बेचारे निरीह जानवर होते हैं, बोलने वाले नहीं होते, उनको पता नहीं है। वो तो सहारा लेके खड़े थे, उनको पता नहीं था ऐसा कि भाई ये गिर भी जाएगा। तो ये टाइम से हट जाता तो वो जानवरों की बेचारे हत्या नहीं होती। और अभी भी मानसून है, दोबारा से बारिश हो सकती है, तो क्या कहना है आपका, कब तक हट जाना चाहिए? मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल पंडाल को साफ करवा के और जगह को दुरुस्त करवाएं। और वहीं कई दिनों से हो रही उमस के बाद लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। उधर सागर जलाशय, किशन कुंड और हाथी कुंड में पानी आने के बाद लुत्फ उठाते हुए बच्चे नजर आए। यहाँ मौजूद विशन कालरा और अन्य लोगों ने बताया कि बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर सागर आप देख रहे हो, सागर है, मुसलमान की छतरी है। इधर हम अभी किशन कुंड से आ रहे हैं। अभी हम बाला किला गए थे चक्रधारी हनुमान जी के पास, तो हम वापस आए तो बरसात आई। तो बरसात देखकर हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने दिनों से गर्मी से हम सब परेशान थे। जैसे ही हम ऊपर चढ़ते थे, रोज़ आते हैं वैसे हम, और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं पसीने में तरम तर हो जाते हैं। पर आज मौसम इतना सुहाना है कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं और किशन कुंड की तरफ जा रहे हैं। किशन कुंड में भी पानी आ रहा है और हम अभी थोड़ा किशन कुंड में नहा के भी आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये बरसात लगातार आती रहेगी तो हमारे जो अलवर के जितने भी बांध हैं वो भर जाएंगे। अलवर शहर के प्रतापबंद स्थित शमशान भूमि में एक मृतक की अस्थियां लेने जब परिजन पहुंचे तो उन्हें वहां तंत्र मंत्र की सामग्री मिली। ऐसे में लाल खान अखेपुरा निवासी परिवार के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि 2 दिन पूर्व मृतक घनश्याम का दाह संस्कार किया गया था। जब वे शनिवार को यहां अस्थियां लेने गए तो तंत्र विद्या की सामग्री, मिठाई, सिंदूर, नींबू और चूड़ियां आदि मिली। साथ ही अस्थियां भी कम थी। परिजनों ने यहां लाइट सहित गार्ड और सीसीटीवी कैमरे नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अंतिम संस्कार के बाद कार्मिकों को नजर रखनी चाहिए। ये हुई थी, मेरा भाई 27 तारीख को गुजरा था। क्या नाम था? यादराम नाम है उसका। और आज हम उनके फूल लेने आए थे तो उनकी जो अर्थी होती है उस पर जो तांत्रिक विद्या करी गई है सर, और नींबू वूबू जो भी रहता है, जो सारा सामान, कलाकंद, बर्फी, जो भी सामान है उस टोटल सारा सामान मिला गया है। हाथ चित्ता के क्या है, वो जो फूल लेने आए ना, वो फूल भी हमको कमी दिख रही है, इसमें फूल भी ले गए हैं। और सर ये एक ही दिन की बात नहीं है, हर दूसरे तीसरे दिन यही घटना होती है। नहीं तो सर इसमें लाइट की व्यवस्था है, ना सर इसमें गार्ड की व्यवस्था है। ये काम उन्हीं का हो सकता है जो ये तांत्रिक विद्या करते हैं, और सर गरीब आदमियों के साथ यही होता है। सर आज हम तिया कर 27 तारीख को भांजा एक्सपायर हुआ था, तो हम आज तिया करने आए थे। तो उसकी अस्थि पे जो ना फूल मिले, हम क्या चुन के ले जाएं, सारी चीज़ तो बोले गया। यहाँ पर सुबह आके देखते हैं तो हम यहाँ कलाकंद, बर्फी, नींबू, मंगलसूत्र, एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था उसका तांत्रिक के हुआ। उधर नगर परिषद कर्मचारी दीपक कुमार का कहना है कि उनकी नज़र में ये तीसरी घटना है। ये मेरे सामने तीसरी घटना हुई है। तीसरी घटना हुई है। हाँ। तो आप यहाँ, आपकी ड्यूटी क्या रहती है? मेरी ड्यूटी साहब यहाँ चौकीदारी की और फार्म भरवाने की है, लेकिन मैं सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक रहता हूँ। उसके बाद 6 तक आप रहते हैं। हाँ, उसके बाद यहाँ कौन रहता है? कोई भी नहीं रहता है ना यहाँ पे। ये जो आस-पास कुटियाएं बनी हुई हैं, ये साधु संत रहते हैं, बाबा जी वगैरह। हाँ, वैसे आम आदमी नहीं रहते। लाइट की क्या व्यवस्था है? लाइट एक भी नहीं है। अब यहाँ सांप भी आता है, टाइगर भी आता है, शाम के टाइम कोई आता भी नहीं है। लाइट वैसे नहीं है, ना ही गेट है यहाँ। ये जो क्रियाएं हुई है, क्या सुबह आपने आके देखा जब कितने? हाँ जी, मैंने भी देखा। ये सामग्री थी, लोगों ने बताया मुझको कि ऐसी ऐसी घटना हुई, तब का मैं इनके साथ ही हूँ। जो भी कार्य हुई, इससे पहले भी 3 घटना हुई है, उसमें भी मामला अशोक कुमार शर्मा है अधिकारी, वो जांच कर रहे हैं। वहीं कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कि मेरा भाई 27 तारीख को यादराम एक्सपायर हुआ था, जिसका दाह संस्कार किया गया था। आज 29 तारीख को उसका तिये का कार्यक्रम करने के लिए आए थे, तो उसकी चई के पास में, जहाँ दाह संस्कार किया था उसके पास में कुछ
ऐसी सामग्री मिली है जो मतलब ये जैसे सेवड़े करते हैं, नींबू वगैरह है, अगरबत्ती वगैरह है, ये सामान मिला है। इनको बता दिया है कि जैसे आप रिपोर्ट देना चाहो, किसी पर शक शुबा हो, रिपोर्ट देना चाहो तो रिपोर्ट दे दें, जैसी रिपोर्ट देंगे उसी कार्रवाई करती जाए। और अब आपको बताते हैं कि भिवाड़ी के अंजू के बाद राजस्थान की ही एक अन्य युवती ने किस तरह प्यार में गिरफ्तार होकर सरहद पार जाने की नाकाम कोशिश की। मोहब्बत ने तो जैसे ठान लिया है कि इस बार सावन के महीने में हर हद और सरहद पार करके ही दम लेगी। सीमा हैदर से शुरू हुआ सिलसिला पहुंचा था अंजू तक। अंजू के प्यार की दास्तान अभी तक हिंदुस्तान में गूंज ही रही थी। तभी इन दोनों को अपना रोल मॉडल मानकर एक और लड़की के भी कदम चल पड़े पाकिस्तान की ओर। 12वीं में पढ़ने वाली 16 साल की नाबालिग को जयपुर एयरपोर्ट पर उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वो बिना पासपोर्ट और वीजा के पाकिस्तान का टिकट खरीदने की कोशिश कर रही थी। जयपुर एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट पाकिस्तान नहीं जाती है। इसके बावजूद लड़की ने जयपुर एयरपोर्ट पहुंचकर लाहौर जाने का टिकट मांगा। काउंटर पर बैठे कर्मचारियों को शक हुआ तो उन्होंने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दे दी। हिरासत में लेने के बाद 4 घंटे की पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला था। शुरुआत उसने झूठा नाम बताने से की और पता भी गलत बताया। लड़की ने बताया कि वो पाकिस्तान की रहने वाली है और उसका नाम गजल है। उसने बुर्का भी पहन रखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद प्यार का बुखार उतरा और हकीकत से सामना हो गया। सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाना चाहती थी। प्रेमी का नाम असलम लाहौरी है और 1 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी, जो कुछ वक्त बाद प्यार में बदल गई। सीकर की रहने वाली लड़की अपने प्रेमी के कहने पर ही एयरपोर्ट पहुंची थी। लड़की के मुताबिक असलम ने उससे कहा था कि पाकिस्तान आ जाओ, हम यहीं निकाह कर लेंगे। उसी की बातों में आकर वो ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गई थी। नाबालिग को जयपुर लेने पहुंचे परिजनों ने बताया कि वो पढ़ने में काफी होशियार है और 12वीं में अपने स्कूल की टॉपर रही है। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी नासमझी उसने कैसे कर दी। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। बहरहाल ये वाकई अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। एक के बाद एक सामने आ रहे ऐसे मामले इश्क तक सीमित हैं या भारत के युवक युवतियों से प्यार और शादी के बहाने तार जोड़कर नापाक मंसूबों को अंजाम देने का मकसद जाहिर कर रहे हैं। बुलेट गाड़ी पर आए 10 युवकों ने एक कबाड़ी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार पुनहाना निवासी शाहिद खान रूपबास में एक कबाड़ी की दुकान पर कार्य करता है। यहाँ 10 लोग डंडे और सरिया आदि लेकर पहुंचे और शाहिद पर हमला कर दिया। वहीं उसकी जेब से करीब 13,500 रुपए पार करके ले गए। यह घटना दुकान में लग रहे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ अरावली विहार थाने में मामला दर्ज करवाया है। प्रतापगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम अजबगढ़ में भूमि विवाद को लेकर महिला ने अपने पुत्रों के साथ मिलकर सास और देवर पर जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना सदाराम का ग्वाड़ा क्षेत्र की है। हमले में मां बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार इंद्राज और उसकी मां 70 वर्षीय प्रभाती देवी पर उसकी बहू सहित पोते ने जमीन को लेकर सरियों से हमला कर दिया। इनका सामान्य चिकित्सालय में उपचार जारी है। किस बात को लेकर? कोई बात ही नहीं था। वो आके मेरे सफरा बैठा था, मारे बात में। कितने लोग थे? उधर अंदर से 3 लोग थे। मारने वाला 3 था, हम 2 ही थे। तो किस किस के मारी है? मेरी माँ मार गए, मेरी घरवाली के। मेरे कौन है वो लोग? वो लोग भाई का लड़का है। कौन कौन लोग थे? भाई की लुगाई है, भाई का लड़का है। क्या नाम है? एक सागर है, उसका नाम है, और एक का नाम अनिल है। तो खुद की सास के ऊपर हमला करा है? हाँ, इसको हमला किया। और एक लड़का का नाम सिंह का नाम है। किस बात को लेकर करते हैं झगड़ा? वो वैसे ही करते रहते भाई, इधर ऐसा करते हो। कोई घर के बंटवारे को लेके बात है? घर का बंटवारा एक बाड़ा था, उसमें मतलब जबरदस्ती कब्जा कर रहे थे। हम मना करते थे 5 आदमी थे,
मतलब पूरा लिखा पढ़ी कर गया तो हम कह दिए भाई पढ़ी कर दिया जो माल है जो का पैसा टका लगता मुझे दे दे बस। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में शनिवार को मुहर्रम मनाया गया। इस अवसर पर शहर में रोड नंबर 2 स्थित मेव बोर्डिंग से ताजियों का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समुदाय के लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचे। मेव बोर्डिंग मस्जिद के मौलाना मोहम्मद अनस ने बताया कि मातमी धुनों के साथ ताजियों का जुलूस प्रारंभ किया गया। यह जुलूस रोड नंबर 2 से जेल सर्कल स्थित करबला मैदान में पहुंचा, जहां ताजियों को सुपुर्दे खाक किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बेटे को चाहिए क्रिकेट किट, बेटी कर रही है बैडमिंटन की जिद, तो अब टेंशन को कीजिए गुड बाय, क्योंकि KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस शॉप पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। यहाँ सभी तरह के स्पोर्ट्स क्लोथ्स और उपकरण मिलते हैं। यहाँ आपको जाने माने ब्रांड्स जैसे योनेक्स, निविया, कॉस्को और विक्टर का सामान भी उचित रेट पर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, सभी गेम्स की स्पोर्ट्स किट भी अच्छे डिजाइन के साथ खास तौर पर तैयार की जाती हैं सिर्फ आपके लिए। हर तरह के खेलकूद उपकरणों की रिपेयरिंग भी की जाती है। खास तौर पर यहाँ डिजिटल मशीन के द्वारा रैकेट की गटिंग तुरंत 1 घंटे में कर दी जाती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड तैयार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं। साथ ही आप KS बैडमिंटन अकेडमी, ब्रांच जय कृष्णा क्लब, अपना घर शालीमार, ESIC में एडमिशन लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब यहाँ पूरी होगी आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ी हर चाहत और आपके बच्चे मार सकेंगे खेल का हर मैदान। तो फिर देर किस बात की है, आज ही विजिट कीजिए KS स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, खदाना मोहल्ला, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्कल। कॉन्टेक्ट नंबर 7740863273। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भाजपा का मानना है कि यूपीए का नाम इंडिया रखने से आम जन प्रभावित होने वाला नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन जैन के अनुसार यूपीए के शासनकाल में भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर रहा। ऐसे में जनता ने यूपीए सरकार को नकार दिया था। वहीं अब यूपीए के सहयोगी दलों ने कांग्रेस के साथ मिलकर इंडिया नाम का संगठन बनाया है, लेकिन संगठन का नाम बदलने से देश की जनता पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब कोई फर्म फेल हो जाती है या ब्लैक लिस्टेड हो जाती है तो उसका नाम बदलकर मार्केट में लाया जाता है। इसी तरह यूपीए जो कि बदनाम हो चुकी थी, पूरी तरह से ये फेल हो चुके थे, पूरी फर्म फेल हो चुकी थी। यूपीए का नाम यानी कि उसका पर्याय भ्रष्टाचार हो चुका था, अपराध हो चुका था, परिवारवाद हो चुका था। ऐसी स्थिति में यूपीए के लोग जो बेंगलुरु में इकट्ठा हुआ है, उनमें से अधिकांश लोग या तो अपने बेटों को बचाने के लिए या अपने परिवार को बचाने के लिए इकट्ठा हुए और उन सब ने मिलकर इस तरह का अपना नाम परिवर्तन करके INDIA जो नाम रखा है। और इतना बड़ा नाम यदि उसकी फुल फॉर्म ये इसके यूपीए के या इन लोगों से ही पूछा जाए तो इनमें से आधे से लोग उसकी फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। लेकिन केवल और केवल एक मानसिकता, एक लोगों को गुमराह करने के लिए जो इन्होंने नाम दिया है, इंडिया नाम दिया है। इंडिया नाम होने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। इनके पास कोई देशभक्त का लाइसेंस नहीं मिल गया इंडिया नाम रखने से। इंडिया नाम तो PFI में भी था, इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में था और इंडिया नाम तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी था, जिसके संस्थापक भी अंग्रेज थे। ये अंग्रेजों की मानसिकता के लोग हैं। और यदि पुराने नाम को बदलकर नए नाम से आते हैं तो इनके कोई कुकर्म, इनके कोई भ्रष्टाचार, इनके जो घोटाले, चाहे बोफोर्स कांड रहा हो, चाहे नेशनल हेराल्ड कांड रहा हो, चाहे कॉमनवेल्थ रहा हो, चाहे कोयले का रहा हो, ये घोटालों की सरकार रही है। जीवन भर इन्होंने घोटाले ही किए हैं। और ऐसी स्थिति में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये एक नए रूप में
लूट की दुकान और झूठ का बाजार वापस आया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव अजीत यादव के अनुसार पार्टी में पदाधिकारियों को दायित्व सौंपने से संगठन का संचालन और अधिक सुदृढ़ होगा। महासचिव यादव ने बताया कि उपाध्यक्ष को संभाग, महासचिव को जिला और सचिव को विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कार्य का विभाजन कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर खासा मजबूत किया गया है। जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर जनरल सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष और सचिव के रूप में संगठन की घोषणा की गई है और जहां खाली जिले थे वहां पर जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है और संगठन को गति देने के लिए उनकी सब लोगों को जिले में भेजने का काम किया है। कल ही मणिपुर को लेकर पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और जो नवनियुक्त पदाधिकारी तय किए गए हैं इनको जिम्मेदारियां दी गई है। पंचायत स्तर से, ब्लॉक स्तर से संगठन को मजबूत करेंगे। पंचायत इकाई, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की इकाई और जिला कांग्रेस कमेटी की इकाई, ये सब कुछ सबकी तैयारी कमेटी बनाकर और पूरे बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम संगठनात्मक रूप से हम करेंगे। साथ ही साथ जो राजस्थान सरकार की शानदार योजनाएं हैं, चाहे मेडिकल की योजना हो, चाहे कर्मचारी रिटायरमेंट पर पेंशन की योजना हो, चाहे शिक्षा की योजना हो, चाहे पालनहार योजना हो, जो भी सरकार ने बच्चा जन्म लेता है तब से वृद्धावस्था पेंशन तक का जो इंतजाम अशोक गहलोत सरकार ने किया है उसको आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और वापस राजस्थान में संगठन के माध्यम से सरकार बनाने का काम करेंगे। वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और साथ साथ कार्य की समीक्षा भी होगी। प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट मिलने में आसानी रहेगी। उपाध्यक्ष संभागवार पूरा अवलोकन करेंगे और जो महामंत्री लगाए हैं उनको जिलेवार संभाग की जो रिपोर्ट उपाध्यक्ष को देंगे और जनरल सेक्रेटरी अपने अपने विधानसभा जिले में जो विधानसभाएं सेक्रेटरी के माध्यम से फटाफट रिपोर्ट लेकर और ऊपर तक भेजने का काम करेंगे। और जो कुछ कमियां रहेगी तो उसको प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री मान्यवर रंधावा साहब उनको दूर करने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत की सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं वो आम जन तक पहुँचाकर और कांग्रेस को पुनः सत्ता में लाने का हम काम करेंगे। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। गौरतलब है कि एक वक्त शिकार और सड़क दुर्घटनाओं के चलते सरिस्का बाघ रहित हो गया था। इसके बाद रणथंभौर से टाइगर शिफ्टिंग शुरू हुई। जंगल वॉच ग्रुप से जुड़े एडवोकेट संजीव कारकवाल के अनुसार कुल 5 बाघ बाघिन सरिस्का जंगल में शिफ्ट किए गए और अब इनका कुनबा बढ़ने के बाद 30 टाइगर हो गए हैं। एडवोकेट कारकवाल का कहना है कि आम जन भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करें जिससे टाइगर को नुकसान हो। इसके अलावा सरिस्का में वनकर्मियों की संख्या बढ़नी चाहिए। वहीं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना और बजट वृद्धि की जरूरत भी बनी हुई है। पूर्व के समय में अलवर बाघ परियोजना है वो बाघों से बहुत अच्छी तरह से आबाद था, लेकिन धीरे धीरे कई कारण ऐसे रहे जिनमें शिकारियों ने बहुत ज़बरदस्त शिकार किए, इंटर ब्रीडिंग हुई, रोड एक्सीडेंट्स के अंदर काफ़ी टाइगर मारे गए और धीरे धीरे और बाघ जो परियोजना सरिस्का है वो बाघविहीन हो गई। वन्यजीव प्रेमियों और सरकार के और जो उस समय जो केंद्र में और राज्य सरकार में जो नेतृत्व था उनके प्रयासों से यहाँ टाइगरों को पुनः शिफ्ट करने का विश्व में पहला प्रयोग किया गया। रणथंभौर से पहला मेल टाइगर ST-1 को हेलीकॉप्टर के द्वारा, वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा लिफ्ट करके अलवर में यहाँ विस्थापित किया, इसको शिफ्ट किया और उसको 5-6 दिन तक एनक्लोजर में उसके पर निगरानी रखने के बाद जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया, स्वस्थ है, तो उसको जंगल में छोड़ा गया और वो जंगल में उसको पूरी तरह से रच बसने के बाद फिर धीरे धीरे कई सारे टाइगर्स मेल और फीमेल रणथंभौर से यहाँ शिफ्ट किए गए। आज जो बाघ परियोजना सरिस्का है वो पूरी तरह से आबाद है। यहाँ जो रणथंभौर से जो टाइगर और टाइग्रेस जो हैं उनमें से सिर्फ 5 ही यहाँ रणथंभौर से लाए हुए हैं। बाकी 25 टाइग्रेस ऐसे हैं कि जो यहीं की संतति है, यहीं की उत्पत्ति है। तो इस तरीके से बाघ परियोजना जो सरिस्का है वो बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मामले में अलवर की जो आम जनता है उसको यहाँ से लगाव रखना चाहिए सरिस्का से। ऐसी धरोहर शहर के पास और कहीं नहीं मिलेगी और ये जो अलवर की जो इकोनॉमी है उसको भी अगर बूस्ट देना है तो निश्चित रूप से टाइगरों को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनके संरक्षण के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकारी लवाजमा है,
चाहे वो वन विभाग की इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उनसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम आम नागरिकों की है कि हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी एक्टिविटी जंगल में जाके नहीं करें जिससे टाइगर को जो उसके हैबिटाट में कोई नुकसान हो, उनको कोई अपने वहाँ अस्तित्व को कोई खतरा महसूस हो। और सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से टाइगरों की संख्या बहुत बढ़ेगी। जंगलात में यहाँ जो बाघ परियोजना सरिस्का है उसमें पूरी तरीके से जो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी पोस्ट नहीं है, उनकी बहुत कमियां हैं, उनकी भर्ती की जानी चाहिए। यहाँ अच्छे अनुभवी जो अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा रेस्क्यू सेंटर सरिस्का में नहीं है, अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है और काफ़ी बजट भी दिया जाना चाहिए सरिस्का को और डेवलपमेंट के। भाजपा के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित अन्य वक्ताओं ने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। वहीं 1 अगस्त को जयपुर में घेराव कार्यक्रम को लेकर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी की अपील की। नमो वॉलंटियर की इस बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा में क्वालिफाई कर मालवीय नगर की चांदनी सक्सेना रिसर्च स्कॉलर बन गई हैं। ऐसे में उन्होंने अलवर का मान बढ़ाया है। चांदनी ने यूजीसी एवं नेट कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनके माता पिता इंजीनियर शैलेंद्र और नीतू सक्सेना भी कंसल्टेंट के बतौर लोगों को अपनी सेवाएं देते रहे हैं। उन्होंने इसे गौरवपूर्ण क्षण बताया। अलवर पब्लिक स्कूल की छात्रा रही चांदनी सक्सेना ने यूजीसी नेट में 224 अंक प्राप्त किए, जबकि इस साल विजुअल आर्ट की स्ट्रीम में उनकी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 200 अंक रहा। अलवर शहर में बर्फखाना रोड स्थित दुकानों के सामने दूषित पानी आने से आसपास के दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदार वीरेंद्र भगवती ने बताया कि क्षेत्र की गौशाला के दूषित पानी को पाइप के माध्यम से सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। इससे बदबू आ रही है और दुकानों पर ग्राहकों को आने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विक्रेताओं के अनुसार यदि सड़क के बजाय नाले में पाइप डालकर गंदा पानी छोड़ा जाए तो सड़कों पर यह पानी नहीं भरेगा। ये सर ऐसा है, पीछे हमारे गौशाला है बर्फखाना रोड पर। यहाँ जो गायों का मूत्र और ये जो गंदा पानी है ये इसको पाइप लगा करके छोड़ देते हैं और नाले में डालते नहीं है। असल में गौशाला की जो दुकानें किराए पे उनको परेशान करने के लिए डालते हैं, लेकिन दिक्कत हमें आती है। हमारी दुकान के आगे आप देखें कितना सारा पानी भरा है, कोई ग्राहक कैसे आएगा। हमारे बदबू के बारे हालत ख़राब हो जाती है। इनको कई बार कह दिया लेकिन इनके कानों पे जू नहीं रहा। जब भी बरसात आती है तभी ये दिक्कत आती है, क्योंकि अंदर पानी भर जाता है और उस पूरे पानी को ये पंप सेट से निकाल करके यहाँ बाहर छोड़ देते हैं। हमने इनसे कई बार कह दिया कि आप इस पानी को नाले के अंदर छोड़ दो, यहाँ नाला है। और एक नाला भी इन्होंने क्या है उन्होंने बंद कर रखा है, तो सारा पानी वापस बह करके सड़कों पर आ जाता है और सबका यहाँ जीना दुभर हो जाता है। ऊपर रिहायशी भी है, बुजुर्ग लोग भी रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बहता हुआ रोड है यहाँ और इस पानी के अंदर इतनी गंदी स्मेल आती है कि आप यहाँ 5 मिनट ज़्यादा रुक नहीं सकते। इनर व्हील क्लब अलवर की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेलवे स्टेशन में विद्यार्थियों की नेत्र और स्वास्थ्य जांच करवाई गई। सचिव शारदा कटारिया ने बताया कि इस दौरान पूर्व पीएमओ डॉक्टर महेश जैन ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर अध्यक्ष अलका मित्तल, विनीता यादव, पुष्पा यादव और सुमेधा गुप्ता उपस्थित रहे। उधर तुलेड़ा गांव के एक स्कूल में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री वितरित की गई, साथ ही अल्पाहार प्रदान किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अलका मित्तल सहित अंजलि गुप्ता और दया गर्ग उपस्थित रहीं। प्राइमरी सेक्शन तक के बच्चों का हेल्थ चेकअप कराते हैं, इसमें आईटी जनरल चेकअप। इनर व्हील के मेंबर पूरे साल, हमारा सेशन जुलाई में शुरू होता है, पूरे साल हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं स्कूल्स में एजुकेशन का, हेल्थ का और प्लांटेशन का, एनवायरनमेंट के लिए भी बच्चों को बताते हैं। स्कूल में ही नहीं, हम जनरल पब्लिक को भी आंगनबाड़ी में और झुग्गी झोपड़ियों में भी उनकी हेल्प के लिए पूरे साल कार्यरत रहते। महिलाओं के आंगनबाड़ी पे हम उन लोगों को ये हमारे अगस्त में चौपाल अरेंज करते हैं और अपने हमारे अगस्त में फर्स्ट वीक में ब्रेस्ट फीडिंग डे होता है, वीक होता है, उसमें हम लोग लेडीज़ को समझाते हैं आंगनबाड़ी में, चौपाल में बुला के कि बच्चों को माँ का ही दूध सर्वोत्तम है। इस तरीके से बहुत कार्यक्रम पूरी साल करते रहते हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है।
डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिले भर में राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रैनी में भी ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रधान प्रतिनिधि के रूप में मांगेलाल मीणा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और विकास अधिकारी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने संगठन के विस्तार एवं मजबूती के लिए मुंडावर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पीसीसी महासचिव अजीत यादव, पूर्व प्रधान रोहिताश कुमार और कांग्रेस नेत्री कविता यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि बूथ स्तर पर मजबूती को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। रोजगार सहायकों ने संविदा सेवा नियम 2022 में सम्मिलित करने के लिए मांग उठाई है। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रैबारी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऐलान किया था। इसके बाद भी अलवर जिले में मनरेगा योजना से जुड़े करीब 60 कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम में शामिल नहीं किया गया है। इंद्रदेव के मेहरबान होने से जिले भर में बारिश का दौर जारी है, लेकिन जहां कच्चे रास्ते हैं और पानी की निकासी नहीं है, वहां आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बखतपुरा पंचायत में शक्का की बस्ती की ओर जाने वाले मार्ग पर यही स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र के सरपंच सहित समाजसेवी अमर सिंह ने सार्वजनिक निर्माण विभाग और पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम को समस्या से अवगत कराया है। वहीं पूर्व डीजीपी के अनुसार इस बारे में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। जो ये ढाणी है बैतपुर में, कच्चा रास्ता है आधा किलोमीटर का, यहाँ वास्तव में बहुत पानी भरे होने से आवागमन में बहुत दिक्कत आ रही है। ये मेरे भी ध्यान में लाया गया है और इस विषय में मेरा विचार है कि इसको तत्काल दुरुस्त कराने की ज़रूरत है और मैं के जो अधिकारी हैं उनसे मैं बात करूँगा। अभी के जो अधिकारी हैं वो जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान दें और मरम्मत का कार्य शुरू हो ताकि जो गांव के लोग हैं उनके आवागमन का ये जो रास्ता है ये जल्दी दुरुस्त हो जाए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जयपुर में 1 अगस्त को भाजपा आंदोलन करेगी। इसमें मालाखेड़ा से करीब 50 बस ले जाने की तैयारी है। भाजपा में हाल ही में शामिल पूर्व डीजीपी जसवंत संपतराम को मालाखेड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे में उन्होंने कई गाँव में संपर्क किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, बलात्कार और अराजकता को बढ़ावा मिला है। जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, उसका जो नाकामियां हैं, जो उनका भ्रष्टाचार है और जो उनका पब्लिक के कामों के प्रति बेरुखी है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने राज्य स्तर का ये महाआंदोलन किया है 1 तारीख को और हमारी अलवर जिला स्तर पे इसकी 2 बैठक हो चुकी है। मुझे जो है ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष रूप से मालाखेड़ा के क्षेत्र में दायित्व दिया गया है कि इसको सफल बनाने के लिए हम बड़ी से बड़ी संख्या में जो हैं वो कार्यकर्ता को ले जाएं और हमने इसकी बहुत बड़े स्तर पे पार्टी और संगठन के स्तर पे योजना बनाई है और हम मालाखेड़ा क्षेत्र से लगभग जो है 50 वाहन ले जाएंगे, बहुत सक्रिय कार्यकर्ता ले जाएंगे। वो जयपुर में जाएंगे और सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे और हमें उम्मीद है कि पब्लिक में एक जागरूकता बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी है
वो जनता की समस्याओं को उठा रही है और आने वाले चुनाव में वो अपना मत है वो पार्टी के समर्थन में देंगे और राज्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव करीब आने पर प्रमुख दलों को अब जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की याद आने लगी है। दूसरी ओर अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बीजवाड़ मार्ग पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कई सरपंच और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि इनमें ऐसे भी लोग थे जो भाजपा के पदाधिकारियों के साथ भी रहते हैं। उधर मालाखेड़ा की प्रधान इस मीटिंग में नजर नहीं आई। कई महीनों से कैबिनेट मंत्री जूली और प्रधान वीरवती के बीच नाराजगी का दौर चल रहा है। इसका मुख्य कारण पंचायत समिति मालाखेड़ा का विकास अधिकारी है, जिस पर विकास कार्यों को मंजूरी नहीं देने के आरोप लग रहे हैं। सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय पर शनिवार को विश्व बाघ दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। यहाँ छात्र छात्राओं ने चित्रकला, भाषण और निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। साथ ही विद्यार्थियों ने बाघों के आकर्षक चित्र बनाए। इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरिस्का और थानागाजी विद्या मंदिर के छात्र छात्रा मौजूद रहे। उधर ग्रामीणों एवं वन विभाग के अधिकारियों ने बाघ संरक्षण पर भी चर्चा की। इसे लेकर संगोष्ठी आयोजित हुई। जब हमारे भारत देश में बाघों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, उस टाइम भारत सरकार ने 1973 में एक योजना बनाई, भारतीय टाइगर रिजर्व, जिसके अंतर्गत सरिस्का को भी इस योजना में शामिल कर लिया गया। 2004 में हमारे सरिस्का में जो बाघ थे वो एक भी नहीं बचा था। तब रणथंभौर से इनको रेफर किया गया था, रणथंभौर से इनको लाया गया था, जिनमें से एक बाघिन भी थी, उसका नाम था क्रोकोडाइल किलर। क्रोकोडाइल किलर पूरे मतलब जो मगरमच्छ है उसके ऊपर अटैक करती थी, जिसके कारण इसे लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड एक ब्रिटेन संस्था ने दिया था। तो मैं आपको बाघों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे जीवन में बाघों का विशेष महत्व है। जिस प्रकार पेड़ों का महत्व है, हमारे सरिस्का में पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं तथा ये जैव विविधता के कारण काफी लोकप्रिय है। अगर भारत पर धरती पर अगर सूर्य की बात की जाती है तो भारत को जाना जाता है। हम सरिस्का में विश्व बाघ दिवस मना रहे हैं। हमने स्कूल के बच्चों को बुलाया था। सरिस्का स्कूल के बच्चे और TBM स्कूल के बच्चे हमारे सरिस्का मुख्यालय पर आए थे और उनसे निबंध, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिता कराई थी, जिनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो बच्चों ने स्थान प्राप्त किया था उनको सरिस्का प्रशासन ने प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह देकर के सम्मानित किया है। इसके बाद शाम को हम एक ग्रामीणों के साथ और प्रबुद्धजनों के साथ एक बाघ संरक्षण विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, तो इससे भी हम जागरूकता का काम करेंगे। दूसरा क्या है कि जो स्कूल के बच्चे हैं, करीब 60 बच्चों ने भाग लिया है, स्कूल के बच्चे हैं, उनको सरिस्का का भ्रमण कराया जाएगा। गौरतलब है कि सरिस्का बाघ परियोजना में जहां बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं अलवर बफर क्षेत्र में भी बाघों ने अपनी टेरिटरी बना ली है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। विश्व टाइगर दिवस के अवसर पर आज सरिस्का बाघ परियोजना जो मुख्यालय है वहाँ पर बड़े उत्साहपूर्वक मनाया गया। हम बता दें कि आज जो विश्व टाइगर दिवस के अवसर पर जो सरकारी विद्यालय के जो छात्र छात्रा हैं उन्होंने निबंध प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता और जो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले सभी विद्यार्थियों को यहाँ मोमेंटो देकर और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। हम बता दें कि सरिस्का बाघ परियोजना 2004 और 2005 में पूरी तरह बाघों से विहीन हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे बाघों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जहाँ 30 पर बाघों का कुनबा पहुंच गया है और आगे भी अभी खुशखबरी मिलने की तैयारी है, क्योंकि सरिस्का अब धीरे धीरे बाघों से बढ़ता जा रहा है। और अगर हम बफर जोन की बात करें, अलवर बफर की बात करें, तो वहाँ भी जो टाइगर है उनका कुनबा बढ़ गया है और सरिस्का में अब तेज़ी से जो विकास होता जा रहा है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन भागचंद सैनी के साथ, ATL न्यूज़ अलवर। सरिस्का सदर गेट पर शनिवार को पांडुपोल हनुमान जी के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वाहनों की लंबी कतार के चलते जाम जैसी स्थिति बनी रही। इसके अलावा बारिश के बीच वनकर्मी व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। उधर दौसा क्षेत्र के श्रद्धालुओं का कहना है कि मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के बावजूद पांडुपोल जाने के लिए सरिस्का गेट पर टिकट लग रहा है। जी, कहाँ जा रहे हो आज? आज पांडुपुर महाराज जी के शनिवार के दर्शन करने जा रहे हैं। कितनी भीड़ है? आज भीड़ तो काफ़ी है, मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ आती है, तो आप अपने दोस्तों के साथ में आए हैं। टिकट विंडो पर टिकट मिल गया? हाँ, टिकट मिल गया, लेकिन राजस्थान सरकार ने थोड़ी निःशुल्क वो कर रही थी, लेकिन अब यहाँ ले रहे हैं तो कर रहे हैं, दर्शन तो करने ही है। घोषणा करी थी मुख्यमंत्री? बिल्कुल,
खाली घोषणा ही रह गई है। वो घोषणा ही रहेगी, उनमें कोई कार्रवाई नहीं है। भीड़ तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी भीड़ है खासी। तो दर्शन करने के लिए आए ना, और मुख्यमंत्री ने यहाँ निःशुल्क घोषणा करी, ये टिकट लग रहा है प्रेजेंट में, तो घोषणा है, खाली घोषणा ही रह चुकी, कागज में समेट दी वो ऑफिस। इसका बाग परियोजना की बात करें तो जो सरिस्का की वादियों में स्थित पांडुपुर हनुमान जी महाराज के आज शनिवार के दिन हम बता दें कि श्रद्धालुओं की भीड़ यानी कि आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, और सरिस्का गेट पर काफ़ी लंबी जो वाहन है उनकी कतार लग चुकी है, और जो वन विभाग के कर्मचारी है व्यवस्था में जुट गए हैं। शनिवार के अवसर पर पांडुपुर हनुमान जी महाराज के स्थान पर श्रद्धालु आ रहे हैं, दंडोती दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, जिसमें सरिस्का की वादियों में बताया जाता था कि यहाँ महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और महाभारत काल में यहाँ पांडव और जो 5 पांडव भाई आए थे, द्रौपदी साथ आए थे, यहाँ अज्ञातवास भी निकाला था। उसके बाद ये जो यहाँ हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो लेटी हुई प्रतिमा है, यहाँ दर्शन करते हैं, आते हैं आस्थापूर्वक, और यहाँ आज शनिवार के दिन काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिले हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन भागचंद सैनी के साथ ATL न्यूज़ अलवर। अकबरपुर नट समाज की ओर से रामदेवरा बाबा के स्थान के लिए पदयात्रा रवाना हुई। शनिवार सुबह विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई, वहीं जयकारों के मध्य भक्त रवाना हुए। श्रद्धालुओं का कहना है कि श्रावण मास में वे हर साल पदयात्रा करते हैं। करीब 20 दिन में वे रामदेवरा पहुंचेंगे। रामदेवरा के लिए 15 से 20 दिन में रामदेवरा। कितने लोगों को जत्था है? 15 से 20 आदमी। तो कब पहुँचेगा? 15 से 20 दिन। कौन सी पद यात्रा है, कौन सी बार जा रही है? दूसरी। हर साल की भांति ध्वज यहाँ से लेके रामदेवरा के लिए जाते हैं, और ध्वज हर साल चढ़ाया जाता है, इसलिए कि ग्रामीणों की सुख समृद्धि और अच्छी बरसात हो, इसके लिए हमारे पूज्य देवता हैं रामदेवरा जैसलमेर में। तो ये यात्रा 15 से 20 दिन के बीच रहेगी, और 15 से 20 दिन बाद हम झंडा चढ़ जाएगा, वहाँ पे झंडा चढ़ाने के बाद जिला कलेक्टर पुखराज सेन ने उमरैन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। वे अकबरपुर में चैनल खुदाई के साथ ही छिलों के एनीकट पर हो रहे कार्य का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही बख्तपुरा, माधोगढ़ और भाखेड़ा पहुंचकर सरकार की योजनाओं के तहत होने वाले कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही भाखेड़ा में नवनिर्मित पंचायत भवन से जुड़े कार्य को सराहा। तो बड़ा अच्छा भवन बना, और जैसा मुझे बताया कि ज़मीन नहीं थी तो सरपंच जी ने इसकी व्यवस्था की है, तो इसके लिए सरपंच जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक अच्छी बिल्डिंग बनाई है यहाँ पे। और बिल्डिंग में काफ़ी जगह है, तो जो भी कोई लोकल पंचायत स्तर के सरकारी कार्यक्रम होंगे या मीटिंग्स होगी वो इसमें आसानी से हो सकेगी, इससे गाँव वालों लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। और सर आपने निरीक्षण किया तो आपको कैसा लगा है सर यहाँ का, जिस पंचायत में पहली बार आए हो आप सर? हाँ, अच्छी है, अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग एक्टिव हैं। सरपंच साहब के लिए क्या कहना चाहते हैं सर इससे? मैंने बोल तो दिया सरपंच साहब जी के लिए कि सरपंच साहब जी ने अच्छी व्यवस्था करी है, पंचायत भवन बनवाया। भिवाड़ी में सड़क हादसे में 24 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यहां रिको चौक के समीप बाइक सवार एक युवक को ट्रक ने कुचल दिया। इसके बाद ट्रक चालक फरार हो गया। सूचना मिलते ही फूलबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार जमुना अपार्टमेंट का निवासी बाइक पर सवार होकर कंपनी में ड्यूटी पर जा रहा था। इस दौरान सड़क पर पानी भरा होने के चलते उसने ट्रक चालक को वाहन धीरे चलाने के लिए कहा। आरोप है कि ट्रक चालक ने लोहे का रॉड निकालकर युवक पर वार करते हुए उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं गाड़ी चला रही थी, अचानक एक गाड़ी आगे से आई, ट्रक आगे से आया, उसने आते ही एकदम ब्रेक लगाया। मैंने गाड़ी को जैसे थोड़ा सा मोड़ा तो वो कट गई गाड़ी, मतलब टकरा गई मेरी गाड़ी से। मेरा बेटा बोला साढ़े तुझे रुक जा मैं बताऊँ। गाड़ी ऐसे एकदम गाड़ी वो लगाते हैं, एक्सीडेंट ऐसे करते हैं, इतना जो कह के तुझे मैं बताऊँ। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, मैं बोली प्रिंस, वो गाड़ी पे से कूद गया प्रिंस। मैंने उसके पीछे गाड़ी दौड़ा दी, ना बेटा किसी से लड़ते ना, बैठ जा, बैठ गाड़ी पे। इतने में तो उसने बैग पकड़ के ऊपर को खींच लिया। जैसे वो गाड़ी के साथ साथ दौड़ा तो बैग पकड़ के ऊपर खींच लिया। मोड़ पे आके खींचा है बैग पकड़ के ऊपर को। मैंने गाड़ी वहीं जल्दी से लगा के मैं भी भागी। इतने में आगे एक गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी के बीच में रगड़ दिया और उसके सिर में यहाँ पे और यहाँ पे चोट मारी, यहाँ पे भी लगी है। जिस छड़ से उसने उसको मारा तो जैसे मैं भागी तो मेरे भी मारा, तो मेरे सिर में हेलमेट था तो मेरे नहीं लगा, उसके ही लगी और गाड़ियों के बीच में उसने पिचा दिया। और फिर जैसे ही मैंने कहा अरे कम मखा, तब तो पीछे कर लेते ने मेरा तो मार दिया।
अरे मेरा अकेला ही मारा। तो गाड़ी पीछे को करके बैक करके फिर आगे को उसने गाड़ी करके सीधी और गाड़ी ले गया और मेरा बच्चा मेरे ऊपर गिर गया, बिल्कुल भी मौके पे ही मृत्यु हो गई। क्या नाम था आपके? मेरे बेटे का नाम शिवम वशिष्ठ है, मेरा नाम सीमा शर्मा है। पापा का नाम? कहाँ पे काम करते थे? मेरा जी आपका बेटा कहाँ काम करते थे? मेरा बेटा उसमें अग्रवाल मेटल्स में स्टोर में काम। आप किससे थे, कार से थे या स्कूटी से? नहीं, मैं स्कूटी से थी, मैं स्कूटी से छोड़ने जा रही थी। सुबह कितने बजे की बात है? सुबह 7:45 बजे, 7:30 बजे मैंने इससे कही फ़ोन निकाल चेक कर कितना टाइम हुआ है। यहीं पे जहाँ पे पहले SBI बैंक था ना नीलम चौक पे, जाते समय वहाँ के उस मोड़ से मैं मुड़ी थी। तो उन्हें कही अभी तो 7:36 हुई है। मैंने कही चिंता न कर, 10 मिनट में छोड़। कौन सी जगह की घटना है ये घटना? पार्वती कंपनी जो है उसके जस्ट सामने कार की कंपनी है, उसी से तो वो मोड़ पड़ता है, उस मोड़ के आगे एक कंपनी इस साइड में भी है। तिजारा विधायक संदीप यादव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टपुगड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक यादव ने निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया, साथ ही वार्ड में पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना। इसके अलावा चिकित्सा व्यवस्था में कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारियों को लताड़ लगाई, साथ ही CHC में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं इस दौरान उप जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश बैरवा, क्षेत्रीय सरपंच, टपुगड़ा चेयरमैन प्रतिनिधि विपुल गर्ग आदि उपस्थित रहे। देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने खूब काम कराए हैं और हमारा टपुगड़ा का हॉस्पिटल भी 30 से 50 बेड का हो चुका है। आज अभी मुझे लगातार पिछले दिनों सूचना लगी थी, आज निरीक्षण के लिए आया था, तो अभी यहाँ पर स्टाफ की कमी नज़र आई है, मुझे जानकारी इसकी नहीं थी। 2 स्टाफ जो नर्स है वो ट्रांसफ़र करा के चले गए और एक किसी को पारिवारिक प्रॉब्लम मैटरनिटी लीव पे है शायद। 3 स्टाफ कम होने की वजह से यहाँ परेशानी आ रही है, जल्दी से समाधान निकाला जाएगा। ये तो होगी सरकार की स्तर की बात। बाकी हमने यहाँ अभी 30 से 50 बेड का करा दिया है, वार्ड भी नए बने हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लगातार। तो हॉस्पिटल में जो सुविधाएँ हैं, ऑक्सीजन पाइपलाइन और सबका काम भी हुए हैं, और भी जो समस्या है उनको धीरे धीरे करके सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। मेडिकल के क्षेत्र में आज तिजारा का हॉस्पिटल 100 बेड का हुआ, भिवाड़ी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, ये 50 बेड का हो गया है। CHC 4, PHC अभी एक नई PHC कल परसों हो रही है खड़ा में, तो इस तरह करके 4 PHC, CHC 22 सब सेंटर, ऐतिहासिक काम मेडिकल के क्षेत्र में हुए हैं। और जो कमियां हैं उसको भी स्वीकार करते हुए इसमें जल्द समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। काफ़ी दिन से एक्सरे मशीन खराब है या स्टाफ नहीं है? 2 स्टाफ कम है। अभी हमने भिवाड़ी में चालू करवा रखी है, वहाँ 2 मशीनें हमारी चल रही है तिजारा में। टपुगड़ा में भी जल्दी प्रयास रहेगा। अभी मैंने आज ही पता किया है, स्टाफ की लिस्ट ले रहा हूँ और जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे। अभी एक समस्या थोड़ी सी इससे भी आ रही है कि डेपुटेशन बंद कर दिए थे राजस्थान सरकार ने। अभी जैसे ही ट्रांसफ़र खुलेंगे, जो यहाँ पर स्टाफ कम है उनके लिए प्रयास करेंगे। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। वहीं दावेदार जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इसके अलावा चौपाल और चौराहों पर आमजन चुनाव को लेकर बातचीत में व्यस्त दिखाई देते हैं। ATL टीम ने भिंडूसी ग्राम पंचायत, बिचपुरी और रामबास सहित कई गाँव में लोगों की राय जानी। उनसे वर्तमान विधायक संदीप यादव द्वारा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य विकास को लेकर राय पूछी गई। अधिकांश लोगों ने विकास कार्यों को लेकर संतोष जाहिर किया। इनमें भिंडूसी में PHC को CHC में क्रमोन्नत करवाने और यहां सीनियर स्कूल में विज्ञान संकाय की शुरुआत, भिंडूसी से नौगांवा डामरीकरण सड़क, नौगांवा में अंबेडकर भवन स्वीकृत करवाने आदि काम शामिल हैं। उधर कुछ लोगों का कहना है कि पानी एवं बिजली की समस्या बनी हुई है और अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। क्षेत्र के भिंडोसी पंचायत में दौरा किया है और भिंडोसी पंचायत में लोगों से जानेंगे कि 2023 के आगामी चुनाव अब आने वाले हैं और विधानसभा में स्थानीय विधायक संदीप यादव ने क्या विकास करा है बिजली पानी को लेकर। आइए जानते हैं इन लोगों से क्या कहना है। क्षेत्र भिंडूसी में विधायक साहब के कार्यकाल में कुल कितने विकास हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में? हमारे भिंडूसी के अंदर माननीय विधायक महोदय जी ने विकास के अंदर हमारे शिक्षा में, हमारे भिंडूसी के अंदर हमारे साइंस मैथ का फैकल्टी खुलवाई है, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
और हॉस्पिटल के अंदर हमारे पहले पीएससी होती थी, उन्होंने हमारी सीएससी करवाई है और उनको भी उस बात का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे भिंडूसी से और जीएसएस तक उन्होंने डामर का रोड बनवाया है, उनको भी हम इस बात की धन्यवाद देते हैं। हमारे जो भी कार्य किए गए, कांग्रेस के टाइम में कार्य किए गए, बिजली भी लगी है, स्कूल भी खुला है, जो भी हुआ है, जब भी हुआ है, जो भी एमएलए रहे हैं, हमारे कांग्रेस के कार्य में खूब कार्य हुआ है। जेजेएम के तहत जाने तो सर कितना विकास कार्य हुए हैं? जेजेएम के मेरी भिंडूसी के अंदर करीब 98 लाख रुपए का भिंडूसी के अंदर है, करीब 1 करोड़ रुपए का कार्य रामनगर में है जी, 25 लाख रुपए का कार्य बिचपुड़ी के अंदर है जी, और 28 लाख कार्य नौगावा के अंदर है और करीब 30 लाख रुपए कार्य सूरावास के अंदर है, और जो कुछ प्रोसीजर में है और कुछ चल रहा है, जिसकी उनकी गति के कारण काम धीरा है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा है जी। तो ये सर नल वगैरह पानी आना लोगों के घरों में शुरू हो गया है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है जी, ये होना बाकी है। ये कुछ प्रशासन की कमी के कारण ये रुका हुआ है। हमारे रामनगर के अंदर एक टंकी लगनी थी बिजली की, वो किसी कारण से कैसे बिजली वाले नहीं लगा रहे, उसमें किसी अन्य आदमी ने रुकावट कर रखी है। प्रशासन की कमी के अंदर ये रुका हुआ है हमारे वाटर वर्क्स का। विकास कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे सर आप? विकास का बिजली का, पानी का खूब बढ़िया सुविधा है। सड़कें वगैरह कैसी बनी है? सड़कें भी बढ़िया है, खाली एक नाली पानी वानी भरा होता है, ये नाली नहीं है कोई। अच्छा, नालियों का काम? नालियों का काम है कि गंदगी हो जाती है, नाली जरूरी है। आपके गांव में कैसा विकास हुआ है पढ़ाई के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में? हमारे बढ़िया तो बिजली आ रही है और खूब पानी की सुविधा खूब बढ़िया, हमारे वाटर सप्लाई लगे, खूब पानी, खूब मौज पानी की। बिल्कुल फिलहाल तो कोई मतलब विकास खूब बढ़िया हुआ हमारे जी। वो कैसे लगता है? वो ऐसे जी हमारे भिंडूसी के अंदर सीएससी हॉस्पिटल चिकित्सा की अगर आप बात करो, सीएससी हॉस्पिटल है। सीएससी हॉस्पिटल 24 घंटे को डॉक्टर की सेवा होनी चाहिए, कोई नहीं है, 5 बजे 3 बजे ही बंद हो जाती है। दूसरी बात, कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है इसके अंदर। विकास कार्य जो जेजेएम की टंकियाँ बनी है वो केंद्र सरकार का काम है, राज्य सरकार का काम नहीं है, उसको विकास कार्य मत कहो। कोई भी विकास कार्य गाँव में जाकर देखो कि 2, 4, 5 गाँव में यहाँ से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और बनवाया, शमशान घाट में टाइल्स लगवाई। बड़ौदा में कस्बे में श्री श्याम दीवाने मित्र मंडल द्वारा 27वां श्री श्याम संकीर्तन आयोजित किया गया। मंडल सदस्य संजय प्रजापत ने बताया कि हर माह यह आयोजन होता है। वहीं इस बार त्रिलोक चंद राकेश कुमार गोयल की ओर से वसुंधरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्याम संकीर्तन हुआ। इस दौरान कलाकारों ने खाटू श्याम बाबा को मधुर भजनों से रिझाया, साथ ही 56 भोग की झांकी सजाई गई। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में चौमा स्थित सीनियर स्कूल में छात्र के तिलक लगाने को लेकर विवाद हो गया। बताया जाता है कि अध्यापक ने उसे लंबा तिलक लगाने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देने की नसीहत दी। इससे खफा होकर अगले दिन अनेक बच्चे तिलक लगाकर स्कूल में पहुंच गए। साथ ही अभिभावकों ने प्रधानाचार्य से भी शिकायत की। हालांकि प्रधानाचार्य सुभाष मीणा ने उन्हें समझाया कि तिलक पर कोई रोक नहीं है। जानकारी के अनुसार तिलक लगाकर आने पर 2 बच्चों में बहस भी हो गई। बाद में एक वर्ग की ओर से कुछ लोग स्कूल पहुंचे और दूसरे बच्चे की पिटाई कर डाली। साथ ही दोनों पक्षों के लोग स्कूल के बाहर भी भिड़ गए। बाद में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। ये दिनांक 25 तारीख की बात है। 25 को मैं बीसी में था जी, शिक्षा सचिव जी की बीसी थी, तो मैं बीसी में था। तो पीछे से एडमिशन वाले बच्चे आए तो उनके तिलक वाला इश्यू बताया गया कि उनको एक गुरुजी ने कहा कि भाई तुम लंबा तिलक लगा के बताओ, पढ़ने के लिए आते हो। तो उस चीज़ को लेकर के बच्चों थोड़े नाराज़ हो गए और एग्रेसिव हो गए और लंच में सारे बच्चे ही तिलक लगा के आ गए। कोई बात नहीं थी। उसके बाद में दूसरे दिन जब मैं आया तो मैंने भी देखा प्रार्थना सभा में सारे बच्चे लगभग तिलक लगा के बैठे थे। मैंने बच्चों से बात भी की, लेकिन हमने कोई मना नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप तिलक लगा के आ सकते हो भाई। इस प्रकार का हम आपको कोई पाबंदी थोड़ी करेंगे। लेकिन बेटे तो इसमें कोई बात नहीं हुई, बच्चे समझ गए। उसके बाद उनके गार्जियंस भी आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया है। तो हमने कहा भाई किसी ने ऐसा मना नहीं किया, आप ठीक स्वतंत्रता है, आप तिलक लगा के आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप पढ़ने के आए ले आए। आगे क्या हुआ वो? तो उसके बाद में अगले दिन 2 बच्चों में बहस हो गई। एक मेबो का बच्चा था साहिल और एक शुभम
राजपूतों का बच्चा कक्षा 11 में पढ़ते हैं, तो वो आपस में धर्म के बारे में एक दूसरे ने आपस में टिप्पणी की है। उन्होंने अब टिप्पणी की तो वो बात उनके घर तक पहुंच गई और घर वाले दोनों पक्ष हमारे पास आए, तो हमने दोनों को समझा दिया और वो समझा के दोनों भी चले गए। मामला शांत हो गया, कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद में एक बच्चा यूसुफ नाम का लड़का आया, उसने शुभम को विद्यालय में, हमारे गुरुजी के पास था बच्चा, फिर भी उसने मतलब ये कि इतनी हिम्मत की कि वो उस बच्चे के एक थप्पड़ मार गया। बाहर का आदमी, बाहर का बच्चा था यूसुफ नाम का, वो थप्पड़ मार गया। तो उसको हम जब तक मामले में संज्ञान लेते, उससे पहले ही दोनों पक्ष स्कूल से बाहर आपस में मतलब ये कि टकरा गए। और हमने बाद में उनको हमें उन्होंने मौका ही नहीं दिया समझाने का, आपस में बाहर ही टकराए। विद्यालय में बच्चों में नहीं कोई हाथापाई हुई, नहीं कोई झगड़ा हुआ। तो बाहर हाथापाई भी हो गई उनकी? बाहर पता नहीं उन्होंने हाथापाई हुई है नहीं हुई, हो तो गांव वाले बताएंगे। लेकिन बाहर वो आपस में पूरी गैदरिंग हो गई, 200 400 500 आदमी की गैदरिंग हो गई और वो बाहर ही इकट्ठे हो गए। उसके बाद में स्कूल में लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। महुआ के बालाहेड़ी में नाबालिग लड़कियों को छेड़ने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसके बाद आरोपियों को मुर्गा भी बनाया गया। नाबालिग लड़कियों के परिजनों ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी करवा दी है। इस मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को बनवारी लाल सांथा और जिला परिषद सदस्य कमला केसरा के नेतृत्व में महुआ डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पुलिस थाना पहाड़ी द्वारा साइबर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस निरीक्षक राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में सीआईडी क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही को अंजाम दिया। पहाड़ी के ग्राम धोलेट से साइबर ठग निसार को पकड़कर अनेक पासबुक और चेकबुक सहित मोबाइल एवं सिम जब्त किए गए हैं। इस आरोपी ने सोशल मीडिया पर अनेक फर्जी आईडी बना रखी थी। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम आदुका में शनिवार को भौमिया बाबा के स्थान पर सवामणी का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने जयकारे लगाए। भौमिया बाबा के भक्त विश्राम मीणा ने बताया कि यहां पूर्व सरपंच ख्यालीराम मीणा द्वारा भंडारा किया जा रहा है। रैणी उपखंड क्षेत्र के पिनान कस्बे में मोहर्रम पर ताजिए निकाले गए। इस दौरान जुलूस देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। साथ ही रैणी प्रधान प्रतिनिधि मांगेलाल मीणा, स्थानीय सरपंच सहित आजाद खान, सलामत खान, धोले खान और आरडी मीणा आदि मौजूद रहे। खैरतल कस्बे में एसओजी जयपुर टीम द्वारा दबिश देते हुए कलाकंद के नमूने लिए गए थे, लेकिन संतुष्ट नहीं होने पर फिर से जयपुर से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नमूने लिए हैं। इस मौके पर एडिशनल एसपी दिलीप कुमार, किशनगढ़ बास डीएसपी जयप्रकाश बेनीवाल भी मौजूद रहे। उधर देर रात रिपोर्ट दर्ज कर विजय दूध डेयरी, अमन मिल्क प्रोडक्ट, देवानंद एवं भगवान दास मिल्क केक शॉप और कामधेनु मिल्क प्रोडक्ट के संचालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उधर गत देर रात तक पुलिस की मौजूदगी में इन 5 कलाकंद कारखानों से बड़ी मात्रा में कलाकंद जब्त कर नष्ट करवाया गया। स्टेट की अपने राजस्थान की जो क्राइम ब्रांच की जो टीम है, तो हमारे उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार टीम ने यहाँ जिला विशेष शाखा की टीम है डीएसटी, उसके साथ मिलकर और 5 जगह खैरथल में चिन्हित की थी, जहाँ पे उनके पास ये सूचना थी यहाँ अवैध कारखानों में नकली कलाकंद बनता है। उस सूचना के अनुसार उन्होंने रेड दी, स्थानीय पुलिस को भी बुलाया, वहाँ पे हम भी वहाँ पे गए। तो इस तरह से 5 जो फैक्ट्रीज थी उनमें कलाकंद बनाने का काम चल रहा था। हमने मौके पे जो ये फूड इंस्पेक्टर है अपने अलवर के, उनको भी हमने मौके पे बुलवाया। तो उनकी भी टीम आई, 6 इंस्पेक्टर आए। अलग अलग फैक्ट्रियों में हमने अलग अलग जगह टीमें बना के रेड दी और उनकी जो गतिविधियां थी संदिग्ध पाई गई और जो वो प्रोडक्ट कलाकंद बनाने में जो यूज़ कर रहे थे, उनको जैसे प्राकृतिक दूध इस्तेमाल करना चाहिए था, मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ भी वो यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से वो क्या है कि सस्ती लागत का कलाकंद बना के और उसको महंगे दामों पे बेचकर और इस तरह से मुनाफा कमाने का वो जो काम कर रहे थे,
तो वो उनका इस तरह से उनके खिलाफ 5 व्यक्तियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है। वो मतलब आमजन की जनता के साथ में खिलवाड़ का काम वो कर रहे थे। तो विजय दूध डेयरी है, एक देवानंद मिल्क शॉप है, एक कामधेनु मिल्क प्रोडक्ट्स है और एक भगवान दास मिल्क शॉप है। तो इनके अलग अलग जो इनके मालिक हैं, एक तो नरेश कुमार पुत्र दौलतराम सिंधी हैं, एक पीयूष सन ऑफ देवानंद सिंधी हैं, एक नानक राम सन ऑफ गोविंद राम सिंधी, एक प्रताप सन ऑफ टिकमदास सिंधी और एक दलीप कुमार नारायण दास सिंधी हैं। तो इनको हमने 5 आदमियों को मुकदमा दर्ज करके और गिरफ्तार कर लिया। और जो फूड विभाग के जो इंस्पेक्टर थे, जो हमारे साथ अलग अलग टीमों में जो हमारे साथ काम कर रहे थे, उन्होंने भी सैंपल लिए हैं, वो भी सैंपल की जांच करवा रहे हैं। प्रथम दृष्टया उन्होंने भी माना है कि ये जो कलाकंद है ये सही नहीं बनाया जा रहा। उधर खैरथल संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ने कलाकंद व्यापारियों पर की गई कार्रवाई को गलत ठहराया है। अध्यक्ष ओम प्रकाश रोघा के अनुसार कोई सिंथेटिक या अन्य अनुचित सामग्री नहीं पाए जाने पर भी गिरफ्तारी गलत है। यानी कि यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक भी अलवर ग्रामीण में भी, तिजारा में भी, सब जगह कलाकंद का काम बड़ी मात्रा में होता है। और बहुत लंबे टाइम से आप सुनते आ रहे हो कि मेवात में केमिकल से दूध बनाया जाता है, केमिकल से पनीर बनाया जाता है। ये बातें सही हो भी सकती हैं, इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम खैरथल व्यापार महासंघ का अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ का बाशिंदा होने के नाते मैं गारंटी साथ कह सकता हूँ कि लगभग 13 साल पहले हम सब व्यापारियों ने एक मीटिंग की थी। खैरथल में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें सारे जो दूध का काम करने वाले, मावे का काम करने वाले, कलाकंद का काम करने वाले, पनीर का काम करने वाले, डेयरी प्रोडक्ट का काम करने वाले, सबको बुलाया गया था। और वहाँ सब लोगों ने तय किया कि आज के बाद हम किसी भी चीज़ में कोई मिलावट नहीं करेंगे। और आज मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 13 साल में, पिछले 13 साल में, लंबा टाइम होता है, किसी भी कारखाने के बड़े संचालक ने आज तक ऐसी कोई गलती नहीं की है। इस बात का गवाह पूरा शहर है। इसीलिए यहाँ के कलाकंद का, यहाँ के प्रोडक्ट का बड़ा नाम है और दूर तक जाता है। अब सवाल आता है कि ये जो कार्रवाई हुई है, सामान्य न्याय का सिद्धांत कहता है कि जब तक आपके खिलाफ पहले से कोई कार्रवाई खिलाफत की पेंडिंग ना हो या आपका वर्तमान में कोई सैंपलिंग फेल ना हो, तब तक आप किसी को कार्रवाई, किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? और वो भी ऐसी संगीन धाराओं में 420 सेक्शन 5। जब आप देखिए मौके पर कोई केमिकल नहीं मिला। और सवाल ये है, लोग जानते नहीं इस बारे में, पर प्रचार खिलाफ ज़्यादा किया गया। आप बताइए, जब वनस्पति तेल है वो अलाउड है, जब मिल्क पाउडर है वो अलाउड है। अगर ये न इनसे न बनाए तो कैसे बनाए? 4 महीने तक दूध आता ही नहीं है। ऐसे में यही चीज़ और ये क्योंकि पास हैं, ये इनका इस्तेमाल करना गैर कानूनी नहीं है। अगर गैर कानूनी है तो बाजार में वनस्पति तेल क्यों बिकता है? अगर गैर कानूनी है तो बाजार में मिल्क पाउडर क्यों बिकता है? ऐसे में जो चीज़ अनुमत है उसका प्रयोग करते हुए कोई चीज़ बनाई जा रही है, मौके पे कोई चीज़, न कोई पुरानी चीज़ मिली, न केमिकल मिला, ऐसे में दबाव डलवा कर पुलिस के माध्यम से रात को 2 बजे बुला के घरों से उठा के और उन पर कार्रवाई करना, वो भी ऐसी संगीन धाराओं में और बिना मिलावट साबित किए, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका घोर विरोध होगा। अगर व्यापारी मिलावट कर रहे होते तो व्यापार महासंघ इस बारे में कोई दखल नहीं देता, क्योंकि ये इंसान के स्वास्थ्य का सवाल है, क्योंकि ये कार्रवाई गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना जांच के गिरफ्तारी इतनी बड़ी धाराओं में निश्चित रूप से गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। आपकी ओर से अब क्या कि ये सारा शहर जानता है कि ये कार्रवाई गलत है। अब सवाल आता है कि क्योंकि हमारे पास प्रजातंत्र में क्या क्या हथकंडे हैं, क्या क्या हमारे पास हथियार हैं, हम अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, हम अपनी बात हमारे नेताओं तक पहुंचा सकते हैं, हम हमारी बात नेताओं के माध्यम से आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इस बारे में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम खेरिया जी से मिले हैं इस बारे में और हम आपस में राय कर रहे हैं और आपसे भी हम अपील करते हैं, हम पत्रकार बंधुओं से अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि सच में हमारा साथ दो, हमारा मार्गदर्शन करो। और जो ये इनकी मानहानि हुई है, इनके सब परिवारों के जो प्रतिष्ठित परिवार है, इनके 1-2 लोग बंद हैं, कितनी मानसिक पीड़ा हुई है। हमारे यहाँ कोई भी गलत काम नहीं किया जाता, सारा लाइसेंस के दुरुपयोग काम हो जाता है। और कई बार लाइसेंस हमारा उसका सैंपल भी लिए गए हैं, उसमें कोई तकलीफ आज तक आई नहीं है। ये बिल्कुल गलत कार्रवाई हुई है और जो अरेस्ट हुआ बिल्कुल गलत हुआ है। तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में धारा लगाई गई है और ये जबरदस्ती जोड़ी गई है। गोविंदगढ़ कस्बे के ईदगाह मैदान पर या हुसैन और या अली की सदाओं से शनिवार को माहौल गूंज उठा।
जब इमाम हुसैन की याद आई तो हर किसी की आंखें नम हो गई। मुहर्रम के जुलूस में बड़ी संख्या में मेव मुस्लिम बंधु पहुंचे। गौरतलब है कि इंसानियत की रक्षा के लिए करबला में इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों ने अपनी शहादत दी थी। इसी की याद में शनिवार को गोविंदगढ़ में जुलूस के बाद रामबास स्थित करबला के मैदान में ताजिए दफनाए गए। इस दौरान थानाधिकारी ताराचंद शर्मा जाब्ते के साथ मौजूद रहे। लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से पर्यटक स्थल झरना धाम पर औषधीय पौधे लगाकर प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के संयोजक नंदलाल बैरवा ने बताया कि इस अवसर पर पर्यावरण संतुलन बनाने का संदेश भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य, सचिव NL वर्मा, पूर्व अध्यक्ष अजय यादव, मदन लाल शर्मा और लोकेश रावत आदि उपस्थित रहे। शहर के वार्ड 25 में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जन सुनवाई की। साथ ही जल संकट की समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 महीने में नया बोरिंग स्थापित कर पेयजल समस्या हल कर दी जाएगी। जन सुनवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड में लंबे समय से पेयजल की समस्या बरकरार है। साथ ही मुख्य रास्ते से हटाए गए अतिक्रमण पर इंटरलॉकिंग का कार्य करवाने की मांग रखी गई। इस अवसर पर पार्षद रमन सैनी, यादराम सैनी, शेखर सैनी, भारत मीणा, शशि और गोविंद सैनी आदि मौजूद रहे। अध्यक्ष साहब मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे वार्ड वासियों की पीड़ा सुन करके ये खुद चल करके इस बरसात के मौसम में पधारे। इसके लिए तो इनको बहुत धन्यवाद है। और अभी हमको इन्होंने विश्वास दिलाया है और आगे पानी की समस्या के लिए, नए बोरिंग के लिए, प्रस्ताव के लिए एक्शन साहब एससी साहब से भी इन्होंने संपर्क किया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है और तकरीबन 1 महीने का टाइम हमको पानी की समस्या के हल के संबंध में बताया है। हम इस बारे में माननीय अध्यक्ष साहब का, मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पानी की समस्या हो जाएगी हल। तो हम ये भी गारंटी लेते हैं कि आगे वाले चुनाव में जब भी ये हमको पुकारेंगे, हम इनके साथ, इनकी पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। हमारी पानी की समस्या 1 की जगह 1.5 महीने में भी अगर इन्होंने करा दी तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में श्रीमान को MLA का टिकट मिले और हम अगली बार MLA साहब से ही मिलें। ये रमन जी ने, शेखर ने, दोनों ने मुझे बताया कि साहब हम कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कितने लोग हैं? बोले 40-50 में। तुम बताना 40-50 लोग परेशान हो, मैं खुद ही तुम्हारे वार्ड में आ जाऊँ। तो मैं मुंडावर से सीधा यहाँ आ रहा हूँ। इन्होंने समस्या दी है, एक तो सड़क की, एक पानी की। सड़क का तो कल ही नगर परिषद को चिट्ठी लिख देंगे और जैसे कोई बजट आएगा तो कोशिश करेंगे वो जल्दी बन जाए। पानी की समस्या के लिए मैंने भी PHED के एससी साहब और एक्शन साहब दोनों से बात कर ली है। सोमवार को इनके लिए एक नई बोरिंग का प्रस्ताव बना के भिजवा देंगे और अति शीघ्र वो सैंक्शन होकर आ जाएगा। इनकी पानी की समस्या का मंदिर में बैठे भोला बाबा करवाएगा इनका समाधान। अलवर से हर महा एकादशी पर सैकड़ों की संख्या में शाम भक्तों की टोली खाटू धाम रवाना होती है। बस स्टैंड रोड पर मौजूद श्रद्धालुओं ने बताया कि वे नियमित रूप से बाबा खाटू श्याम के दर्शन करने जाते हैं। वहीं दर्शन से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। हमारी बस हर 11 पे खाटू श्याम जी के जाती है और काफ़ी सालों से हम बाबा के जा रहे हैं और बाबा में आस्था पूरी है हमारी और बस हर 11 पे जाती है। किन के द्वारा जाती, कौन सी वो है संस्था? ये सब अपने अपने ग्रुप लेके जाते हैं बस, और कम से कम 8-10 बसें जाती है, हर 11 पे जाती है। हम खाटू श्याम जी के लिए। जी, कितने लोग जा रहे हैं और कब से जा रहे हैं आप लोग इसमें? ये हमारी दूसरी बस ले जा रहे हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि सनातन धर्म जाग चुका है। बाबा के 11 पे, हम बड़ी 11 पे हम बाबा के बस ले जाते हैं। हर महीने ले जाते हैं। हर महीने में एक बार बाबा के बस जाती है। हर महीने 11 पे बाबा के बस ले जाते हैं। कितने बजे जाती है, कब वापस आएगी? अपन 4 बजे ले जाते हैं, सुबह करीब 6-7 बजे के समथिंग आती है बाबा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पार्षदों और आयुक्त में तेज हुई तनातनी, चैम्बर में नसीहतों का चला दौर। वहीं कमिश्नर द्वारा सहायक कर्मचारी पर जूता फेंकने के भी लगे आरोप। अलवर शहर में जल निकासी के चौपट हुए इंतजाम, बारिश के बाद सड़कें बन रही है दरिया, कई जगह दुकानों में घुसा पानी।
स्वतः बंद मोक्ष धाम में अस्थियों पर तंत्र मंत्र की सामग्री मिलने से बना आक्रोश। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पहुंची कोतवाली पुलिस। और सरहद पार मोहब्बतों का परवान चढ़ा सिलसिला। अंजू के बाद राजस्थान की ही गजल का सामने आया मामला। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।